दे। जी सरवर साहब, सर आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर। स्लाइड शेयर कर दें, मैं इनको अनम्यूट फाइन सर, फाइन सर। चलें, ओके सर, यू कैन स्टार्ट योर सेकंड सेशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीबॉडी। तो वेलकम टू आवर सेकंड सेशन। आप जानती हैं कि जो सेकंड सेशन है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी पर है। तो जो जो चीज़ें हमने देखी पहली पॉलिसी में, उन्हीं की डिटेल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्या है, क्या इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। यकीनन उसमें हिंड्रेंसेस हो सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबल है, ये डूएबल है और ये इन प्रोसेस है। तो अगर आप देखें इसमें तो फॉर्मेट में देखें तो टोटल जो 6 मेन थीम्स हैं हमारी इस प्रेजेंटेशन के। पहला ये है कि इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी। दूसरा ये है कि HEC और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी है, इनके दरमियान कहाँ ये सिंक्रोनाइज्ड हैं, कहाँ ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं हैं, कहाँ HEC को 2 कदम आगे जाने की ज़रूरत है और कहाँ कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को 2 कदम आगे जाने की ज़रूरत है। फिर हम आ जाते हैं जो काउंसिल्स हैं। आप जानते हैं कि काउंसिल्स को भी बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं इस पॉलिसी पर। तो काउंसिल और जो HEC की ख़ास तौर पर HEC क्रिएटेड काउंसिल्स हैं, उनमें वो भी जो है वो सिंक्रोनाइज हैं या नहीं है, ये भी हम देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये जो करिकुलम है, वो जो करिकुलम जो है वो भी जो न्यू पॉलिसी के मुताबिक बना है या नहीं बना। अभी आप देखें, इससे पहले जो करिकुला है वो बड़ी देर से HEC जो है वो बना रहा था, पिछले मोर देन 10 ईयर से। तो HEC हर प्रोग्राम का करिकुला एक सजेस्टिव बनाते थे जिसको यूनिवर्सिटियां यूज़ करती थी। तो अब इस वक्त नहीं है। जाहिर है HEC पर लोड बहुत ज़्यादा है और जब यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं बना पा रही तो कैसे फिर ये जो HEC सारा बना पाएगी कम वक्त में, तो ये भी इशू है। फिर जो टीचर्स की ट्रेनिंग थी और रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इशू हैं। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं और ये चूंकि इम्प्लीमेंटेटिव नेचर है तो इसमें हमें साथ साथ जो है वो गुफ्तगू की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर मुझे याद आ रहा है कि हमने कुछ सवाल भी पेंडिंग किए थे जो पिछले सेशन से थे। तो काइंडली जिन्होंने वो पूछा था वो मेरी मदद करें और ताकि हम उन सवाल को और ये जो शेयर्ड स्लाइड्स हैं इनको लेकर आगे चल सकें। सर मेरा ख्याल है कि आप सबके माइक म्यूट हैं सिवाय मेरे। तो आप सिर्फ जो है वो मेरी बातें सुन सकते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। कर दिए ऑन मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू बिलाल साहब जी। मैंने PHEC से एक तरह से रिक्वेस्ट की है क्योंकि ये इंटरैक्टिव नेचर का सेशन है, तो इसमें आपके माइक जी वेलकम वेलकम। एक सवाल था जो हमने पेंडिंग किया था, उसी से शुरू करें। स्लाइड्स नजर आ रही हैं मेरी के नहीं? जी सर आ रही नजर। वेरी गुड वेरी गुड। जी वेलकम वेलकम। जैसे हमने तय किया था कि हम जो है वो क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आगे चलेंगे।
जी सर, 1 by 1 प्लीज। आवाज आ रही है प्लीज? कर रहा हूँ कि हम आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है सर, कम से कम मेरी तरफ कम आ रही है, पता नहीं आपकी तरफ ज्यादा आ रही है या कम कम आ आ रही है रही है। सर, आवाज वैसे ही कम आ रही है इनकी। कि मैं ये तो सर आप जरा माइक के करीब बोलें। मेरा क्वेश्चन ये था, कम आ रही है सर। जी सर, आपका सवाल। जी सर, आपका सवाल था। बाकी कोई सवाल शुरू कर लें ताकि वो साथी जब मिलेंगे तो हम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर, कमर हफीज बात कर रहा हूँ, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से। जी कमर हफीज साहब वेलकम। सर ऐसा है कि मेरे क्वेश्चंस तो इसमें इस मामले में काफ़ी बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इनको ओवरलैप करने की कोशिश करूंगा आपस में। तो सबसे अहम जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो सर ये है कि जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, काफ़ी साल पहले की बात है 97 में, व्हेन आई वाज इन मास्टर्स इन जीसीयू, तो वहाँ इंडिया का एक स्कॉलर आया, डॉक्टर राम सिंह, मुझे नाम भी याद है उसका। तो उसके साथ डिस्कशन हुई हमारी, तो उसने कहा जी बात ये है कि हम इंडिया में चले, हम वो 47 में हम आज़ाद हो गए, हम इंडिया में क्या करते हैं कि हम फर्स्ट ईयर से लिटरेचर की जितनी जो है ना लैंग्वेजेस है ना, पर्शियन है, अरेबिक है, उर्दू है, इन सबको खत्म कर देते हैं। हम लोग इंग्लिश में कर लेते हैं सारा उसके अंदर ऑनवर्ड, सारी जो है ना सारे का सारा इसका हमारी जो क्लासरूम की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। चलिए हम उसको नहीं भी फॉलो करते, फिर भी अगर हम उर्दू भी करना चाहते हैं तो हम क्यों ना उसको एक ही लैंग्वेज को रखें, लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारी क्लास में वो एक ही रहे, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बेशक इंग्लिश रखें, बेशक उर्दू रखें, और उस हिसाब से चलें। अब हम जो है ना, सबसे बड़ा मसला जो है, यकीन कीजिए मैं लैंग्वेज के हवाले से लॉजिक पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल वो ग्रामेटिकली आसान फिक्रा भी नहीं समझ पाते। दे आर अनेबल टू इवन अंडरस्टैंड अ सिंगल समटाइम्स वर्ड। समटाइम मैं पूरा साल पढ़ाता हूँ, प्रोपोजिशन और प्रेपोजिशन का उनको समझ नहीं आई, क्या फर्क है इन दोनों। तो ये थोड़ा सा हम लोगों का प्रॉब्लम है इस लैंग्वेज के हवाले से बात करूँ तो लैंग्वेज हमारी जी जो है ना इसकी, और दूसरा सर जो है ना, जो जब पॉलिसी बन के चली जाती है इंस्टीट्यूशंस के पास, ठीक है जी, आप एक कोर्स फाइनलाइज कर देते हैं, कोर्स को हम पढ़ाना शुरू करते हैं। कोई तकरीबन 6 साल पहले एमए फिलोसफी का तकरीबन 1.5 साल का कोर्स हमने एक सेमेस्टर में जो है ना 6 महीने में, जनाब बगैर उस फील्ड का बंदा नहीं था जिसने वो कोर्स दिया हुआ था, तो इररेलेवेंट कोर्स बिल्कुल फॉर्मल लॉजिक के हवाले से, और वो आईआईटी में पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, मेरे सीनियर्स ने उन्होंने पढ़ाया। तो और वो सुनते नहीं, यूनिवर्सिटी सुनती भी नहीं, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कोर्स चेंज करवाया, 6 से 8 साल लगे रेलेवेंट बनाने के लिए। तो इसका कोई वे आउट निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आपने जुबान की बात की। जुबानें हमें बहुत सी नहीं आती, हमें खामोशी की जुबान भी नहीं आती, हमें अपनी क्या कहते हैं माँ की जुबान भी समझ में नहीं आती, बाप की जुबान भी, औलाद की जुबान भी नहीं समझ आती, और हमें फितरत की जुबान भी समझ में नहीं आती। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम हवाओं में रहने वाले लोग हैं, हमसे जो हकीकत की बात करे हमें वो बुरा लगता है। अगर हम पॉलिसी भी हकीकी बना ले, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में बात की कि ये कोर्स आउटलाइन तो अफलातून भी नहीं पढ़ सकता, ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि हमें पता है कोई नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपना म्यार तो बुलंद रखें ना। तो जब तक अपना म्यार हम हकीकी नहीं रखते, हम भी, हमसे मुराद प्रोफेसर्स भी हैं, हम भी जब तक हवाओं में रहेंगे तो तब तक कौम तो हवाओं में रहेगी ना सर। तो आपकी सवाल का जवाब ये है कि यस, लैंग्वेजेस हमें सीखनी है, और ये जो कहते हैं ना खुदा की ज़बान तो खामोशी होती है, हमें खामोशी को सुनना भी सीखना है। और मैंने लैंग्वेज में देखा
कि लोगों को आइडियाज को अरेंज करने ही नहीं आ रहा, जो जिनको इंग्लिश डिक्शन की समझ नहीं थी उनको पंजाबी की भी नहीं थी। तो सोचने की आदत की जगह पर हमने जज्बातियत जब पाल लेंगे वो ये ऐसा होगा। हल ये है कि हम खुदा की ज़मीन पर खोज करें, खुदा के बनाए हुए तरीकों पर चलें, और खुदा के बनाए हुए तरीके सारी 5000 साल की तारीख, सारा रिवील्ड नॉलेज, सारी जो इज्तमाई शऊर है, वो हमें एक ही जगह पर कन्वर्ज करता है कि भाई अपने एरिया ऑफ कंसर्न पर ना जाओ, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पर जाओ, बात वो करो जो आपके लिए डूएबल है, जो किसी दूसरे काम है, जो अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया नहीं है, उसमें उतना ही आप इंटरेस्ट लें जितना आपका उसमें असर है। तो जब तक हम ये नहीं सीखते, जब तक, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस दिन हमने दूसरों को ठीक करना छोड़ दिया, अपने आप को ठीक करना शुरू किया, शायद उस लम्हे कोई पहली ईंट रखी जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी सारी बातें सच हैं। अगर मैं 2-3 स्लाइड चला लूं यहीं, तो आप इजाजत देंगे? जी प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत शुक्रिया। जो इश्यूज क्या है, हमने 2 साल MA, जो ये BA BSc था, इसको मैं ठीक कर देता हूं, BA BSc और MA MSc खत्म कर दिया, तो फिर उसे रख भी लिया AD की शक्ल में और 5th सेमेस्टर के इंक्लूजन की में। तो फिर बुरा था तो हमने निकाला क्यों? यानी अच्छा था तो निकाला क्यों? तो बुरा था तो वापस क्यों ला रहे हैं? आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बिलाल साहब से कहते जरा म्यूट कर दें फॉर द टाइम बीइंग। सब दोस्त म्यूट कर दें, आवाज गूंज रही है। थैंक यू सर, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो म्यूट कर दें। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि क्लैरिटी नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं, हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, और जब तक हम इस पॉलिसी में कॉमन सेंस ऐड नहीं करते ये क्लियर नहीं होती। मसलन मतलब है कि अगर किसी ने, तो इसके लिए क्लैरिटी का मसला है, कॉलेज में रिसोर्सेज नहीं है। अब हमने तो कह दिया कि हमने मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाना है, छोटे कॉलेजेस में एक एक टीचर है। मैं ऐसे कॉलेज को भी जानता हूं, मैं HEC के विजिट पे गया था जहां पर कुछ भी नहीं था, यानी क्लर्क साथ वाले कॉलेज का था, प्रिंसिपल साथ वाले को चार्ज मिला हुआ था, CTI आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे। तो 200 बच्चियां दाखिल थी एक ऐसे कॉलेज में जिसका अपना कोई एम्प्लॉय नहीं था। तो उसमें आप देखें हमने बगैर रिसोर्सेज के कैसे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट ये है कि कॉलेज लीडरशिप कन्विंस नहीं है। आप में से कितने प्रिंसिपल हैं जो कन्विंस हैं कि वाकई नई पॉलिसी ठीक है? तो इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ बातों तक है। यानी देखें ना, आप मुझे कहेंगे कार सीखो कार सीखो, जब तक कार मेरे पास होगी नहीं मैं कैसे चलाना सीख सकता हूँ? तो अगर मुझे आप कहेंगे मल्टीमीडिया पर पढ़ाएं, तो मल्टीमीडिया होगा तो मैं मल्टीमीडिया पर पढ़ाऊंगा ना, वैसे कैसे पढ़ाऊंगा? तो फिर जो है वो फिर कहते हैं कि ये टर्मिनल डिग्री है। ठीक है, टर्मिनल डिग्री है, कि किस जॉब के लिए टर्मिनल डिग्री है, इसको पढ़ाएगा कौन? मैं कॉलेज में टीचर हूँ, तो मैं उनको प्लम्बरी तो नहीं पढ़ा सकता। प्लम्बरी का AD कैसे शुरू करूंगा? मैं रंग साजी तो नहीं पढ़ा सकता उनको, फिर मैं रंग साजी का कैसे शुरू करूंगा? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को तो नहीं जानता, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा कैसे करवाऊंगा या AD प्रोग्राम कैसे चलाऊंगा? तो अगर मैं वही करूंगा जो मैं पहले कर रहा था, तो बच्चे भी वैसा ही AD करके निकलेंगे जैसे वो पहले BA करके निकल रहे थे। तो फिर फर्क कैसे? जो इंसान को जो अल्लाह ने एक कुछ लिमिटेशन दी है ना, कुछ सलाहियतें दी हैं, हमेशा खुश इंसान ही खुशी तकसीम कर सकता है, परेशान तो परेशानी तकसीम करता है, हुनरमंद ही हुनर सिखा सकता है, कामयाब ही कामयाबी सिखा सकता है, कॉन्फिडेंट ही कॉन्फिडेंस सिखा सकता है। परेशान बंदा परेशानी सिखाएगा, और काम चोर अगर मैं हूं तो मेरे स्टूडेंट भी काम चोरी सीखेंगे। अगर मुझे काम से प्यार है तो मेरे स्टूडेंट को भी कामयाबी से प्यार सीखेंगे मुझसे। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे काम पसंद हो जाएंगे,
लेकिन यकीनन मेरा हिस्सा डलेगा उसमें। अगर वो मैं कामचोर हूं तो ऐसा नहीं सारे कामचोर हो जाएंगे, मेरा हिस्सा डलेगा उसमें। इसलिए आप किसी क्लास को देख लें, टीचर बदलने से पूरी क्लास बदल जाती है। और जिस टीचर की क्लास जैसा माहौल होता है, 20 साल 30 साल वो पढ़ाता है, वो वैसा ही रहता है। तो एक टीचर जाता है, दूसरा निकलता है, क्लास में हला लला और तरह की मचती है। तो आप दूर से क्लास को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस टीचर की क्लास होगी। तो टीचर का असर भी काफी ज्यादा होता है इस पर। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। तो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में और क्या इशू है? कन्फ्यूजन है कि एडी प्रोफेशनल है या ये हायर एजुकेशन के लिए है। 8वीं बात ये है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रोड मैप्स ही नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि ठीक है जी, ये बच्चा अब मैथ के साथ चल रहा है, आगे स्टैट में जा सकता है, फिजिक्स में जा सकता है, केमिस्ट्री में जा सकता है, उर्दू में नहीं जा सकता। या उर्दू का बच्चा है तो फारसी में जा सकता है, पंजाबी में जा सकता है, वो फार्मेसी में नहीं जा सकता। तो इस तरह के कोई रोड मैप्स मौजूद नहीं है। फिर ये कि हमारे हर रोज ही डिसीजन चेंज होते हैं, कभी हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, कभी हम विदड्रॉ कर लेते हैं। पीएचडी की हमने विदड्रॉ कर ली है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये साथ मौजूद हैं। अब थोड़ी सी यहाँ गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। यस जी सर, मैंने तेजी से काफी सारी बातें कर दी हैं। जी सर, वेलकम। सर मोहम्मद असगर गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। असगर साहब उकाड़ा से। मेरा क्वेश्चन ये कि एक तो ये सीटीआई जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या ये अच्छे टीचर की रिप्लेसमेंट है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि ये सेमेस्टर सिस्टम जिस तरह हमारे यहाँ चल रहा है पाकिस्तान में या स्पेशली पंजाब के अंदर, क्या ये प्रॉपरली चल रहा है या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। दो सवाल है आपके। एक तो सीटीआई तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है। ठीक है, 1 साल वैकेंसियां फिल करने में आपको टाइम लग रहा है तो टाइम बीइंग कर लें, लेकिन साल हर साल सीटीआई से कॉलेज नहीं चलते। और दूसरा सेमेस्टर सिस्टम और जो एनुअल सिस्टम की बहस बड़ी पुरानी है, मैंने भी इस पर काफ़ी काम किया और इसके दोनों रुख हैं। मसलन एक तो पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखा कि जहाँ भी टीचर्स पर टेस्ट किया जाता है टीचर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जहाँ टीचर पर मिसट्रस्ट किया जाता है और क्लर्कों पर ट्रस्ट किया जाता है वहाँ सिस्टम ठीक नहीं चलता। और एनुअल सिस्टम भी एक ऐसे सिस्टम है जहाँ हम टीचर पर ट्रस्ट नहीं करते और जो क्लरिकल स्टाफ है उस पर जो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपके इल्म में होगा कि एनुअल सिस्टम में दुनिया में ज़्यादा नकल होती है, ये ज़्यादा इनवैलिड है सेमेस्टर सिस्टम की निस्बत। और पूरी दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है कि सेमेस्टर सिस्टम एम्पावर करता है आपके सारे जो आपकी लर्निंग को एम्पावर करता है। हाँ, कुछ टीचर कुछ नहीं पढ़ाते, हाँ कुछ टीचर फेयर नहीं है, कुछ टीचर अखलाकी तौर पर मजबूत नहीं है, तो उसकी सज़ा स्टूडेंट को और बाकी टीचर्स को नहीं मिलना चाहिए। वो जो सफ़ेद बेड़े हैं उन्हीं को साइड पर करना चाहिए। ये मेरी राय थी। हम सब का एक राय पर मुत्फिक होना ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ शेयरिंग ऑफ व्यूज़ के लिए है, एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए नहीं है। ये मीटिंग है एजुकेशन पर्पसेस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है सर। अच्छा सर, एक अर्ज करना चाहूँगा कि जो सेमेस्टर सिस्टम है इसकी बुनियादी रूह जो है वो ये है कि उसके अंदर जो टीचर है जो पढ़ा रहा है जो वही उसके अंदर होली सोली होता है। लेकिन ये जो कॉलेजेस के अंदर मॉडल चल रहा है कि जिसमें कभी 20% टीचर के पास, कभी 40% टीचर के पास, ये भी एक बैरियर है। हमने इसका तजर्बा कॉलेज के तौर पे उस वक्त का किया हुआ है। हमारा एक सोल इंस्टीट्यूशन था कि 1992 में हमने फुल फ्लज 100 नंबर का सेमेस्टर सिस्टम लिया था कॉलेज के तौर पे, जब पूरे पंजाब में ये मॉडल कहीं नहीं था। उस वक्त कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर का नाम भी कोई नहीं जानता था। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से 100 नंबर का सेमेस्टर प्रोग्राम लिया और उसको सक्सेसफुली हमने 16 साल तक चलाया। तो वो जो मॉडल था वो बड़ा यूनिक मॉडल था और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोडक्ट आज भी बड़ी की पोजीशंस पे है। ये जो मॉडल है
इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है कि पढ़ाता मैं हूँ लेकिन मेरा पेपर बनाते वक्त मुझे एतमाद में नहीं लिया जाता। 160-70 कॉलेजेस के जब पेपर बनते हैं तो वो बनाने वाला कोई और बंदा होता है, तो सेमेस्टर की स्पिरिट के ये खिलाफ है। इसको भी रिव्यू करना चाहिए अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत शुक्रिया ये थैंक यू सर। ये सेमेस्टर है ही नहीं, ये एनुअल सिस्टम है, ये टर्म सिस्टम है। ये जिसमें इम्तहान कोई और ले वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं कहलाता, ना इसे यूनिवर्सिटीज कहती हैं, वो इसे टर्म कहती हैं। दूसरी बात ये है, सेमेस्टर सिस्टम की रूह ये है, आपने पेपर लिया, आपने, मुझे तो ये इस्लामी लगता है, आपने पेपर लिया, आपके बच्चे ने, एक ने जो सबसे काबिल था 0 नंबर ले लिया। अब दुनिया भर का लिटरेचर जो कहता है कि जो जहां टीचर कहता है कि ये मेरा बेस्ट बच्चा है, पेपर कहता है ये बच्चा अच्छा नहीं है, तो टीचर की राय को सलूट किया जाएगा, टीचर की राय को माना जाएगा। अब इसमें अगली बात जो लोग करते हैं वो कहते हैं टीचर बायस्ड है। मुझे इस पर भी सख्त इतराज है। इसलिए इतराज है कि देखें, एक वालिद होता है ना, तो वालिद अगर औलाद को कत्ल कर देता है तो उसका किसास नहीं है, इसलिए कि जिस औलाद को वालिद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुआशरा कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए आपका एक स्टूडेंट है जिसने पढ़ना है, बॉस के पास नौकरी करनी है, अब टीचर इतना जिच आ गया उससे कि वो उसका नुकसान करने के दर पे है। तो जिस बच्चे को टीचर बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको मुआशरा या बॉस कैसे बर्दाश्त करेगा, उसको एम्प्लॉयर कैसे बर्दाश्त करेगा। मैंने खुद थोड़ा सा काम किया इस पर। मैं एम्प्लॉयर के पास गया और उनसे पूछा कि मेरे ग्रेजुएट्स पर आपको इतराज क्या है। तो उन्होंने 2 इतराज, मेरा ख्याल है दरमियान से शोर आ रहा है कहीं से, तो उन्होंने कहा 2 इतराज है। नंबर 1, इनको जो काम जो हम देते हैं वो आता नहीं है, यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज वो काम नहीं सिखा रहे जो इन्होंने यहाँ आके करना है। नंबर 2, ये अखलाकी तौर पर मजबूत नहीं है। मैंने पूछा अखलाकी तौर पर क्यों मजबूत नहीं है? कहते हैं इनको वक्त की कीमत का अंदाजा नहीं है, ये पंक्चुअल नहीं है। मैं एक तरह से कांप गया कि मैंने सोचा कि जिस बच्चे को मैंने क्लास में 5 मिनट लेट आने की इजाजत दे दी, इसका मतलब है मैंने तरबियत कर दी उसकी कि तुम जॉब पर 5 मिनट लेट जा सकते हो, तुम स्टेशन पर 5 मिनट लेट जा सकते हो, तुम एयरपोर्ट पर 5 मिनट लेट जा सकते हो। तो उसके बाद मैंने कभी किसी बच्चे को 5 मिनट की भी लेट नहीं होने दिया। 0-0 पर जो एंटर हो गया, ताकि हम जो सिखाएंगे वही जाके वो आगे करेंगे। तो सर आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है। आई सल्यूट योर एक्सपीरियंस, और इसकी रूह ही ये है। और इसका एक और हल भी है, एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं कि आपने फर्ज करें यूनिवर्सिटी के साथ 100 कॉलेजेस हैं, 100 कॉलेजेस ने अपना जो सेमेस्टर सिस्टम के पेपर ले लिए, उन्होंने CGPA दे दिया उनको। अब यूनिवर्सिटी एक 100 नंबर का पेपर पूरे प्रोग्राम का कंडक्ट कर ले। उस मसलन कॉलेज ए है, कॉलेज ए के 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स ले ले, बी के 300 स्टूडेंट है, उनका एवरेज मार्क्स ले ले, और फिर देखे कि ऐसे कॉलेज तो नहीं है जिन्होंने यूनिवर्सिटी के एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में कम नंबर ले रहे हैं, वो उसको ज्यादा दे रहे हैं, और वाइस वर्सा। तो फिर यूनिवर्सिटी उनको पाबंद कर सकती है कि भाई हमारे इम्तहान में अगर आपके बच्चों ने 70% लिए हैं ना, तो आपने 90% के किस तरह दे दिए है इनको। तो इससे एक चेक एंड बैलेंस भी आ जाएगा और ऑटोनॉमी भी टीचर की डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम को जब हमने बनाना है तो सस्टेनेबिलिटी उसमें डालनी। ऐसा तो नहीं कि सारे 4/4 कर देंगे तो काम चल पड़ेगा, फिर वो नहीं चलता। सर जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुजीबुल इस्लाम बोल रहा हूँ। ये आपसे एक क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल, हम इसको BS4 ये जो हमारा प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट, इसको इंटरनेशनली हम रिकगनाइज कहते हैं कि अगर हम कंपेरिजन करें MA MSc और BA BSc को, इसको वेटेज ज़्यादा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये, हम दोबारा था, हम इंटरनेशनली तो रिकगनाइज करते हैं, लेकिन हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस सिलसिले में अभी तक नहीं डेवलप हो सका। 2010 में कॉलेजेस में किया गया था, उसके बाद से अभी तक डिफरेंट लेवल्स हैं। कम्युनिकेशन देखिए, टीचिंग जो है वो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। आप कोई भी ले आते हैं, यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारे पास अभी एक दोस्त ने भी कहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो चलें आ जाती है,
लेकिन बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे लैंग्वेज का मॉड्यूल प्रॉब्लम भी आ जाता है, डिफरेंट भी आ जाती है। फिर जो हम ऐसे कॉलेज में ले आते हैं जहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। अब उसको एक स्टूडेंट ने जो है रूरल एरिया में कहीं पे बीएस कर रहा है और एक अर्बन एरिया में कर रहा है, तो उनमें फैसिलिटीज़ में बड़ा फ़र्क होगा और लाजमी बात है कि वो पॉलिश नहीं हो सकेगा उस तरीके से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने नो डाउट आप BS4 ईयर की बात बड़ी अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर अभी तक इसके वो रिजल्ट नहीं आए जो हमें मिलने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी बात को दुरुस्त मानते हुए मैं अपनी बात करूंगा। मैंने एक दफ़ा मैं 2.5-3 घंटे HEC में स्टेज पर खड़ा रहा कि मैं बुनियादी तौर पर जो फैकल्टी डेवलपमेंट मेरा एरिया है, मैं इसके लिए मॉड्यूल भी लिखता हूँ और इसकी ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ। हम जब भी इकट्ठे होते हैं, मैंने उनसे कहा था कि जब तक हम टीचर्स अपने आप को ट्रेन नहीं करते, अपना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाते, मेंटोरिंग नहीं करते, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। देखिए ना, आप मेरे वजूद का हिस्सा हैं, मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर हैं। मेरा और आपका सोचने का अंदाज एक जैसा है, मेरा और आपका जो गुस्से भी एक जैसे हैं। जो बातें आपको बुरी लगती हैं वो मुझे भी बुरी लगती हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो मुझे भी अच्छी लगती हैं। इसके बावजूद मुझे ये लगता है कि हम जब भी इकट्ठे होते हैं, हमारी सारी बहस का मौजू ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, और ऐसी चीज़ें हम उन पर बात ही नहीं करते जो हम खुद कर सकते हैं। देखें ना, जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसमें जहाँ पर हमारी हुक्मरानी है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं उन पर भी अगर हम तवज्जो करें, भला दूसरी पे करते रहें, लेकिन जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे मसले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो आप बात को बिल्कुल दुरुस्त मानते हुए, जैसा मैंने पहले अर्ज की थी, मैंने अपनी बात सामने रख दी है। आपकी और मेरी बातों में फ़र्क होगा, फ़र्क होना भी चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ उस पर मैंने अमल भी किया है, उसको पढ़ा भी है, ये मेरे वजूद पर बीता है, मेरी जॉब प्लेस पर बीता हुआ है, इसलिए मेरा इसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मेरे तजर्बे ने मुझे कन्विंस किया है कि अगर हम उस बात पर तवज्जो करें जो हमारे ज़ेरे असर एरिया है, तो वी कैन डू वंडर्स। सर आगे चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जफ़र जावेद बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी जफ़र भाई। हाँ जी, अच्छा, एक तो मैं सेशनल एवेल्यूएशन के हवाले से बात करना चाह रहा था कि प्रॉपर सेशनल एवेल्यूएशन अगर करनी है तो क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो मोर देन 40 नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। तो हमारे तो यहाँ 70-80 की क्लास भी होती है। एक चीज़ तो ये मसला है। तो दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसमें ये होता है कि सेमेस्टर सिस्टम में, या हम इसको टर्म सिस्टम कहते हैं, जिसको आपने कहा टर्म कहें सेमेस्टर कहें ना, एक ही डिग्री यूनिवर्सिटी दे रही है। आधे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से पास होते हैं वो किसी हद तक हम कह सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम में है, और उसी यूनिवर्सिटी के अंडर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसको हम कह रहे हैं कि वो तकरीबन टर्म सिस्टम पे चले जाते हैं। तो कैसे हम इसको इंटरनेशनली इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये जो हमारी डिग्री है, ये जितने स्टूडेंट अपने CGPA लेकर आ रहे हैं ये सारे इक्वल हैं? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ज़रा काइंडली इस पर भी कमेंट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत। इक्वल तो अल्लाह ही ने पैदा नहीं किया, ना ये हो सकते हैं। दूसरी बात आ गई कि बड़ी क्लास जो लिटरेचर में मिलती है वो है, इट इज, मेरा ख्याल है कोई माइक खुला है कहीं से, सर उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। अच्छा, बड़ी क्लास की जो लिटरेचर में डेफिनेशन मिलती है वो है, इट इज कैपेसिटी ऑफ द टीचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। एक टीचर के लिए 80 बच्चे थोड़े हो सकते हैं, दूसरे के लिए 20 ज्यादा हो सकते हैं। मैंने खुद इस पे काम किया, मेरी क्लासेस में भी 50-60 बच्चे होते थे और प्रेजेंटेशन भी होती थी, सेशनल भी होता था। तो मैंने इस पर तजर्बात की, 6-7 दफ़ा तजर्बात करने के बाद मैंने इसे फिर पब्लिश किया है। ये आप सिंपल गूगल पर मेरा नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा। एक पब्लिश्ड आर्टिकल है, इसमें मैंने लिखा है कि किस तरह से हम स्टूडेंट जब तादाद में ज़्यादा हों तो हम एंगेज कर सकते हैं। करते हम ये हैं कि जब वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम एक जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कहते हैं कि आप हमें 10 में से इसके नंबर लगा दें।
वो नंबर तमाम स्टूडेंट से आ जाते हैं एक बच्चे के, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इस तरह जब तमाम स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन के मार्क्स स्टूडेंट लगाते हैं तो मैंने देखा कि वो पेपर में मार्क्स से एग्जैक्ट मैच करते हैं। तो इसको मैंने 4, 5, 6 दफा रिपीट करके देखा, इट वर्क्स वेरी वेल। और इसमें फिर हम देखते हैं कि हमारी असेसमेंट और स्टूडेंट की असेसमेंट में कहीं फर्क आ रहा है। पूरी क्लास एक बच्चे को अच्छा कहती है, हम कहते हैं इसको कख नहीं पता। तो ऐसी सूरत में हम दूसरी से देखते हैं कहीं क्लास तो मैनेज नहीं की गई, कहीं हमसे बच्चा डर तो नहीं जाता, कहीं और वजह तो नहीं है। तो उससे हमें थॉट के नए जाविये मिलते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि क्लास छोटी होनी चाहिए। यकीनन सेमेस्टर में 70 स्टूडेंट को पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये कि जहाँ 40-70 को पढ़ाना या 20 को सड़क पर खड़ी करना हो तो वहाँ मेरा ख्याल है बढ़ा लिया जाए। यहाँ ये 400 के 35-35 के 2 सेक्शन बना लें तो वहाँ सेक्शन बना लेने चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मैं डॉक्टर असमा इलाही बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी डॉक्टर साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है कि हमारे यहाँ बिल्कुल ब्लाइंडली जो BS प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसमें बहुत से इश्यूज आए। लेकिन इसके साथ मेरा जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो ये है कि जिस वक्त हमने BS प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट MSc प्रोग्राम दिए कॉलेज को, तो अगर यूँ कर दिया जाता कि उनका पोस्ट ग्रेजुएट विंग अलहदा कर दिया जाता, चाहे वो प्रिंसिपल एक ही होता, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट विंग या हमारा BS विंग जो है वो अलहदा कर दिया जाए और उसकी पॉलिसी, उसकी रिक्रूटमेंट, बाकी सारा कुछ जो है वो अलहदा हो, उसकी एग्जीक्यूशन अलहदा हो और उन टीचर्स की ट्रेनिंग अलहदा हो। क्योंकि यहाँ इशूज़ ये आ रहे हैं कि हमारा एक टीचर जो है वो FSc पढ़ा के निकलता है तो MSc में चला जाता है या BS पढ़ा रहा होता है, वहाँ से वापस आता है, उसी ने BS पढ़ानी है, BS और उसी में जो है FSc पढ़ानी है। तो ये यहाँ पे जो फ्रेम है वो बड़ी तेज़ी से चेंज होता है, तो उस टीचर के लिए काइंडली इसको देखिए कि अगर हम इसको इस विंग को अलहदा कर दें तो ये कैसा रहेगा। थैंक्स। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी और इससे बेहतरी आ सकती है। बहुत अच्छा है सर। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोफेसर नज़ीर बात कर रहा हूँ साहिवाल से। सर वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बल्कि क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये है कि एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमें फेस होता है जब हम इंटरव्यूज करते हैं CTI के। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो डिग्रीज दी जाती हैं या ट्रांसक्रिप्ट दी जाती हैं उसमें जो क्राइटेरिया होता है ग्रेडिंग का और ये क्रेडिट आवर का और परसेंटेज का, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा है। जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू HEC रूल एक पॉलिसी के तहत जो है ना वो सारे उसको फॉलो करें ताकि ये जो मेरिट हम बनाते हैं उस वक्त CTI रखने के लिए वो एक जैसा हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है नाइंसाफ़ी जिसे कह सकते हैं आप कि जी एक के जो है वो अच्छी दूसरी यूनिवर्सिटी है उसने ग्रेड ज़्यादा अच्छा दे दिया। वो ये सारे इशू जो है ना वो HEC लेवल पे हल होना चाहिए। तो इस पे आप अगर कोई इन्फ्लुएंस आपका है तो वो काइंडली इसको कास्ट कीजिए। HEC में ये काफ़ी बड़ी बहस है इसमें और इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट भी हुई है। HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया है कि वो गिवन क्राइटेरिया के अंदर, इसमें 2015 में लेटेस्ट उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी है और जिसमें इसको पाबंद बनाया है। दूसरा, ये तमाम क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसी ट्रांसक्रिप्ट बैक साइड पर देने की पाबंद है कि कितने नंबर पर कौन सा ग्रेड्स दिया गया है। सर ये इरफान नज़ीर सर रावलपिंडी से। सर ये जो साथी ने मोबाइल ये अपने एक दरमियान में, हाँ उनको कोई साथी कॉल करके थोड़ा सा बता दें। जी सर वेलकम। डॉक्टर साहब इससे पहले भी मैंने पहले सेशन में क्वेश्चन किया था, आपने पहले लेक्चर में बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट चलते हैं, तो क्या ऐसा इतनी बड़ी पॉलिसी, इतनी बड़ी तब्दीली और ऑल दो इसके लिए टाइम फ्रेम भी दिया गया था, उसमें कितनी बड़ी चीज़ को इग्नोर किया गया कि जी ज़्यादा हमारा रेशियो एफिलिएटेड कॉलेजेस के होगा? क्योंकि हम लोग जो ट्रेनिंग आपके पास ले रहे हैं हम सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ बिलोंग करते हैं। फिर दूसरा, अभी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात हो रही है
तो एक प्रोविंस के अंदर, हम पंजाब की अगर बात करें तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट नंबर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं चूंकि रावलपिंडी बेस्ड हूँ और यहाँ पे हमारे पास मास्टर्स भी है और बीएस भी है, हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इर्द गिर्द हैं, बारानी यूनिवर्सिटी है। अब एक और चीज देखी गई है कि यूनिवर्सिटीज ने भी बड़े खुले नंबर देना शुरू कर दिए सेमेस्टर सिस्टम में, तो उससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो तो हुआ ही हुआ प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया कि लोगों को पता है कि जी हमने तो 50,000 सेमेस्टर या 40,000 सेमेस्टर देकर यूनिवर्सिटी में अच्छा ग्रेड ले लेना। जैसे अभी सर जो बता रहे थे आगे जो डिस्कशन हो रही थी, तो उससे जो गवर्नमेंट जो जहाँ स्पेशली जो बड़े सिटीज हैं वहाँ ये भी 70 की बात कर रहे थे टीचर, तो ये तो हमें बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। हमारी क्लास तो कम से कम मास्टर्स की भी जो है वो 40 से ऊपर कभी नहीं गई, और अभी तो बीएस के अंदर भी जो अच्छे बीएस हैं वहाँ पे भी 40-44 ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक तो ये तो क्या इतने बड़ी एक्सरसाइज में इतना बड़ा फ्लॉ कि उसमें ये जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको सामने नहीं रखा गया, नंबर्स के हवाले से सामने नहीं रखा गया, और ऑफ कोर्स जो और फिर एक पूरा प्राइवेट सेक्टर को निकाल दिया गया बीच में बेक वक्त। अभी तो एक बंद गली में खड़े हो गए ना लोग। और फिर जो एडी प्रोग्राम था साथ, आपने जब मास्टर्स को वेव ऑफ किया तो ज़ाहिर है आप एचईसी में आप बता रहे हैं कि आप इन्वॉल्व भी रहे, तो एडी प्रोग्राम का तो भी पिछले 2 सालों से हमने नाम चेंज किया है, वो तो उसी तरह एनुअल सिस्टम पे है। बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी ये बात हुई तो कि एक स्पेशलाइज, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के 6 कोर्सेज पढ़ के आया है और एक जर्नल करके आया है, वो आगे 5th सेमेस्टर में वो भी दाखिला ले सकता है, ये भी ले सकता है। तो उससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो है ना कि अच्छे कोर्सेज को पिकअप करेंगे जो है ना। और आखिरी बात मैं कहूँगा जो पर्सनल, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना PhD ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाली है, जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो जो पॉलिसीज बनती हैं बंद कमरों के अंदर, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज के डॉक्टर्स हैं, तो वो कोई कॉलेज टीचर्स के हवाले से कोई उस तरह जो उनके फीडबैक है उसको इतना सीरियस लेते नहीं है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है शायद जो है ना। तो ये सारी चीजें देखकर नजर यही आ रहा है कि ये पॉलिसी में हम थोड़ा मुश्किल में जा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब तक कन्विंस ना हो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ये इफेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो काइंडली जरा ये सर काइंडली बताइएगा जो जी थैंक यू वेरी मच। एचईसी में जब बात हुई तो उसमें मैंने कहा था कि ग्रेजुएटिंग एग्जाम लें आप, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, तमाम कॉलेजेस का ग्रेजुएटिंग एग्जाम लें जो बच्चे के लिए पास करना ज़रूरी हो, लेकिन बच्चे के मार्क्स को आप ना दें, उसकी बना पर आप कॉलेजेस की रेटिंग करें, आप यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग करें और उनको पाबंद करें कि आप जितने जोके हैं उतने ही मार्क्स दें। उसके लिए ये बात आई कि ये दरअसल वैल्यू एडेड है, बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे ही अच्छे नहीं जाते, तो हम एक एंट्री एग्ज़ाम लेंगे और एक एग्जिट का एग्ज़ाम लेंगे। एंट्री से पता चलेगा कि कितने नंबर वाला आया, तो कॉलेज ने कितने नंबर दिए या यूनिवर्सिटी ने नंबर दिए, और बाद में जो कॉमन टेस्ट हुआ उसमें उन्होंने कितने नंबर दिए, ताकि पता चले कि ग्रेट इन्फ्लेशन कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। अब ये बड़ा मुश्किल होता है कि इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, कि वहाँ पढ़ाई ज़्यादा है या वैसे नंबर दे दिए गए हैं, तो उसी तरह से एड्रेस वो हो सकता है। सर कोई चीज़ रह गई हो तो काइंडली आप। सर जी ये ज़रा काइंडली बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो पॉलिसी है इसके रियल स्टेक होल्डर कौन है, टीचर्स के अलावा और कौन से लोग हैं जो इसके स्टेक होल्डर होने चाहिए? क्योंकि कभी भी जब कोई पॉलिसी बनती है तो until and unless we do not address the real stakeholders, तो फिर उसकी कामयाबी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एक तो टीचर है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इसके कौन से स्टेक होल्डर होने चाहिए थे या हो सकते हैं? सारा मुल्क स्टेक होल्डर है, इसके स्टूडेंट स्टेक होल्डर हैं, इसके जो पूरी कौम स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट है। अब बन क्या रहा है, इशू ये था कि हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, नौकरियां नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तालिबान बन रहे हैं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम सारे ही हैं ना। तो ये कोशिश की गई कि बच्चों को कुछ बनाया जाए ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में अपने जॉब में कामयाब हो सकें। सरकारी नौकरियां सुकड़ रही हैं, मजीद सुकड़ जाएंगी। जिस तरह हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देगी। यूनिवर्सिटियां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बढ़ गई हैं गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों से, प्राइवेट कॉलेजेस की तादाद ज़्यादा है गवर्नमेंट के
कॉलेजों से, ताकि बच्चे वैल्यू एडिशन कर सकें जहां भी उन्होंने जाना है। तो ये ख्वाहिशें बड़ी अच्छी हैं, ये सारा कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है, बातों से तो कुछ नहीं होता है। सर ये सर इनको कोई कॉल करके बता दें कि उनका माइक खुला है, जो भी दोस्त हैं ना इनके, जिनकी आवाज आती है। जी सर, वेलकम। आगे चलें कि या कोई बात और है? जी सर, मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी वेलकम सर। अब्दुल बासित अनवर बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भावलपुर से। सर जी बात पॉलिसी की बात की है तो मैं मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडी भी हूँ मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर तो हम ये सुन रहे थे कि जो बीएस प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी से ले लिया जाएगा और बीएस प्रोग्राम तमाम का तमाम कॉलेजेस के पास होगा, यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ पीएचडी और एमफिल के लोग रहेंगे। लेकिन हुआ उसके अंदर तमाम कॉलेजेस को बीएस देना था और यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड जो क्लासेस थी वो थी। लेकिन अब ये है कि तमाम बीएस यूनिवर्सिटी के पास है। होता ये है कि यूनिवर्सिटी पहले दाखिले मुकम्मल कर लेती है, यूनिवर्सिटी के बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाद जो स्ट्रेंथ है वो 45,000 है, 45,000 स्टूडेंट उसके पास है। जबकि हमारे भावलपुर के 2 कॉलेजेस हैं, उनकी एक के पास 2,000 की तादाद है और एक के पास मैक्सिमम 3,000 ऐसी कॉलेज के पास। तो यूनिवर्सिटी सारा स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स का वो एक किस्म का लेकर जा रही है। तो असल तो ये हमने सुना था कि जो बीएस प्रोग्राम है वो कॉलेजेस को मिलेगा और यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ एमफिल और पीएचडी होगा। इसके बारे में आप रहनुमाई करेंगे, ये चेंज कैसे हुई पॉलिसी के वाले? जी बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी थी नहीं, गलतफहमियां ज़ाहिर है जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हो सकती हैं। ईडी प्रोग्राम कॉलेजेस में चलना था, यूनिवर्सिटी ईडी प्रोग्राम नहीं चला सकती थी। बीएस कॉलेजेस में कंपोजिट मॉडल था, बड़े कॉलेजेस में बीएस ऑफर होना था और यूनिवर्सिटी में भी होना था। अब ये कि जैसा आप एक सिनेरियो बयान कर रहे हैं कि वहाँ पर सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, कॉलेजेस के लिए बचता नहीं है, तो ये हर जगह ऐसा नहीं है। मसलन मैंने देखा कि ज़मींदारा कॉलेज गुजरात के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कम स्टूडेंट हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर जगह नहीं मिलती बच्चों को, क्योंकि कॉलेजेस के एक्सपेंस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। तो हम कॉलेज की मार्केटिंग बेहतर करके, टीचिंग बेहतर करके वो सारे बच्चे यूनिवर्सिटी से छीन सकते हैं, जिस तरह हमारे बहुत से बाई बंद कॉलेज छीन चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंट पॉलिसीज आपने जिक्र किया जिनका और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ये जो मदारस के स्टूडेंट्स हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के, जी उनको भी स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फोकस किया गया इस चीज़ पर के नहीं? थैंक यू सर। इसमें कोशिश तो जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम है ऐसे कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन ये पॉलिसी एज इट इज मदारस पर लागू नहीं है। ये पॉलिसी एज इट इज मेडिकल कॉलेजेस पर लागू नहीं है, डेंटल कॉलेजेस पर लागू नहीं है। जितनी भी आगे जाके आना, जितनी भी काउंसिल्स हैं, उन सब ने इनकार कर दिया है कि हम ये पॉलिसी हमारे लिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब सिर्फ ये पॉलिसी अंडरग्रेड पॉलिसी है, जनरल एजुकेशन पर फिलहाल एप्लीकेबल है, जिसके लिए ये थी ही नहीं। ये एक्चुअली थी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, खास तौर पर ईडी प्रोग्राम जो टेक्निकल है वो फोकस था इसका, लेकिन उसमें भी खातिर-खा कामयाबी इसको हासिल नहीं हो रही। सर इसमें एक और बनता है कि ये फिर हमारी जो फ्यूचर में हमारी कौम है वो डिवाइडेड नहीं होती जा रही, गैप वाइडन नहीं होता जा रहा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ये जो जनरल एजुकेशन के लोग हैं इनके दरमियान? दोनों ही सूरतें हैं, लेकिन ये गैप ऑलरेडी बहुत वाइड था और मेरी नज़र में अब ये कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया की तरफ से की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं। बॉर्डर्स ओपन ये नहीं कि रिलीजियस और यूनिवर्सिटी के बॉर्डर्स भी ओपन हो गए हैं, तो इससे एक दूसरे की समझ पहले से बढ़ रही है। अब ये है कि एक तरफ इंतहा पसंदी भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो नॉर्मल आवाज़ें हैं, जो एक तरह से मुहिब्बे वतन आवाज़ें हैं, वो भी बढ़ रही हैं। आपकी बात मतलब एक तरह से मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये हुब्बुल वतनी की तरफ है। जिस तरह डाइवर्जिंग फोर्सेस हैं,
वैसे भी जो पाकिस्तान के लवर्स हैं उनको ये बात नागवार गुजरती है कि हम डिवाइडेड हों। उनका ख्याल ये होता है कि हम यूनाइटेड हों। और मेरी ख्याल में ये जो आपने सवाल किया है ये भी एक बहुत बड़ा कदम है हमारे यूनाइट होने की तरफ। देखें, जब भी कोई मसला अल्लाह ताला हल करना चाहता है तो उसको डायलॉग में लाता है, डायलॉग में लाता है तो फिर उसका हल निकलता है और वो हल इम्प्लीमेंट होता है। जो हल हमेशा जागते लोगों के निकलते हैं, सोए हुए लोगों के हल नहीं निकलते। तो अब दानिशवर भी इस पर जाग रहे हैं कि हमें यूनिटी की तरफ जाना चाहिए और हम इंशाल्लाह जाएंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम सर, वन बाय वन। हेलो जी जी सर, आपकी अस्सलाम वालेकुम सर। दो मुहतरम हैं तो बारी बारी काइंड बात करें। जी जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज आ रही है? मेरा क्वेश्चन है आपसे। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आप गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स सलामा इकबाल टाउन लाहौर से हैं। सर मैं अमजद अली भट्टी बात कर रहा हूँ। अभी आपने बताया था ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, अब लाहौर में कुछ 20 के करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है। अब हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे आपने फरमाया एफिलिएटेड कॉलेजेस में टर्म सिस्टम है। अब हमारे पास तो मार्क्स ही 20% होते हैं या 40% होते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो है उसका सीजीपीए हमारे स्टूडेंट से बहुत अच्छा होता है। जब वो आगे मार्केट में जॉब की जाते हैं तो उनका सीजीपीए तो वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका 3.9 इवन दैट के 4 भी ले रहे होते हैं। और हमारे स्टूडेंट चूंकि बहुत मेहनत भी करवाएं तो उनका सीजीपीए इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक्सटर्नल तो यूनिवर्सिटी ने असेस करना होता है, जिसकी वजह हमारा बच्चा जो है एक तो वो पीछे रह जाता है। बहुत सारी जॉब ऐसी आती हैं जिसमें वो या परसेंटेज के मार्क्स हैं तो हमारे स्टूडेंट्स मार्क्स मिलते हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं चूंकि उनका सीजीपीए बहुत अच्छा होता है, उनको वो परसेंटेज के मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, वो आगे निकल जाता है। इस वजह से हमारे पास इनरोलमेंट भी कम होती है। दूसरा, हमारा स्टूडेंट डिस्करेज होता है जब उसकी किसी भी सेमेस्टर में सप्ली आ जाती है, सॉरी टर्म सिस्टम में सप्ली आ जाती है, उसका साल भी जाया हो जाता है। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सप्ली का रिवाज नहीं है, वहां तो वो हर बच्चे को अच्छा सीजीपीए देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस को भी वही स्टेटस सेमेस्टर का दिया जाए, ताकि अगर हमने मार्केट में compete करना है प्राइवेट सेक्टर को तो फिर ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत आगे निकलता जाएगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम जितनी भी टीचर मेहनत करें उसके बावजूद भी हम रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो हमारे एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, हमने उन्हीं के एसओपीज को फॉलो करना होता है। तो इसमें जरा आप थोड़ा सा, मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि इसको थोड़ा सा बेहतर करें और इसको कंसीडर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका कंसर्न जेन्युइन है, इस पर पहले भी बात होती रहती है और इसमें फिर वही बात है कि जो हमारा इनटेक का टेस्ट होगा और जो फाइनल का टेस्ट होगा उससे एविडेंस मिलेगा। अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें इसमें आती हैं। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हम पॉलिश बहुत करते हैं और ये, यानी जाहिर है हर बंदे के पास कोई ना कोई जवाब तो होता है ना। तो जब एंट्री और एग्जिट टेस्ट लगेगा तो फिर सारी सूरत सामने आ जाएगी। सर नेक्स्ट। सवाल खत्म हो गया तो आगे चलें। जी तो अब देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर चल रहा मैं अस्कर बात कर रहा हूँ बहावलपुर। जी असगर साहब बहावलपुर। बिल्कुल आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त आ रही है असगर साहब। गवर्नमेंट सर अब यूनिवर्सिटी ने जो क्राइटेरिया चेंज किया, हम इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, तो उसमें अब 70 नंबर उन्होंने अपने पास रख लिए हैं और 30 मार्क्स हमारे पास हैं। अब हमारे जो है ना सारे पेपर भी चेंज हो जाते हैं और 6 महीने के बाद हमें जो है ना वो पेपर भी नहीं चेक होके आते। और बीएस का हमारा जो रिजल्ट है वो कम से कम 4.5 साल तक जा रहा है। तो इसका भी सर प्लीज कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए सर। हमारे बच्चे बहुत सफर करते हैं सर।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनका ना थोड़ा सा हमें ये बात उन तक पहुंचाएं भी, लिख के पहुंचाएं, लिख के वाइस चांसलर ऑफिस को भेजा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम सर। सर एक तो माशाल्लाह सेशन बड़ा प्यारा चल रहा है और ख़ास तौर पे आपका जो साउंड है नेचुरल, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई एफएम का प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ। आपकी मेहरबानी है सर। अच्छा सर, एक मेरा सवाल है महद बेग फ्रॉम शेखुपुरा। जी जी सर, ये बीएस प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम वाला जो सिलसिला चल रहा है जी, और दूसरी साइड पे एनुअल सिस्टम पहले चलता रहा है, अभी चल रहा है। होता यह है कि हम खुद भी सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो कंसर्न यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जो आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, तो उन्होंने 2-4 चैप्टर करवाने हैं या कुछ टॉपिक्स करवाने हैं, उन्हीं में से पेपर उन्होंने खुद बना के आपको दे देना है। जबकि एफिलिएटेड इदारों के लिए जब पेपर उन्होंने बनाना है तो वो बहुत जनाब इंटेलेक्चुअल किस्म का पेपर बनाएंगे, जिसमें सारी अपनी एक्सपर्टी उसमें वो शामिल कर देंगे कि बहुत ज़बरदस्त पेपर हमने बनाया है। इसके लिए सर सोल्यूशन ये है इसका कि वन पेपर हो, जिस तरह बीए, बीएससी या बीकॉम का होता था कि तमाम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के उनका एक पेपर होता था, एक टाइम पे होता था। तो एक पेपर हो, एक टाइम पे हो, ताकि उस हिसाब से फिर यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करें। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। इस पर एचईसी भी यूनिवर्सिटी से कह रही हैं और यूनिवर्सिटी खुद भी, यूनिवर्सिटी को अपने टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी का भी इशू होता है। यूनिवर्सिटी जब एज एन एंटिटी होती है तो उसके लिए एफिलिएटेड कॉलेजेस अपने डिपार्टमेंट कोई फ़र्क नहीं रखते हैं। तो इस पर बात हो रही है कि जिस तरह से अगर सेमेस्टर सिस्टम में आपने एनुअल सिस्टम समझकर पेपर ही लेने हैं उसके, तो सबका एक ही पेपर लें ताकि पता चले कौन कहाँ खड़ा है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटियाँ और भी कई चेक रखती हैं। मसलन जब आपके एमफिल पीएचडी के एडमिशन होते हैं तो उस एडमिशन टेस्ट में लिए हुए मार्क्स जो हैं वो भी यूनिवर्सिटियां कंसिडर करती हैं कि अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस वालों ने, बच्चों ने बेहतर मार्क्स लिए हैं और आपके अच्छा सीजीपीए वालों ने अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट हैं उनमें रिक्रूटमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, तो इस पर यूनिवर्सिटियां नज़र रखती हैं। तो यूनिवर्सिटियों में बाकायदा बहस होती है इस पर कि आपने नंबर तो इतने दे दिए, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बच्चे हमारे सब्जेक्ट के 2 सिलेक्ट हुए हैं वो भी तो एफिलिएटेड कॉलेजेस के, आपके क्यों नहीं हुए फिर? तो इस बात पे उन्हें बड़े जो है वो एक तरह से हार्ड क्रिटिसिज्म का सामना होता है अगर वो इस तरह की चीजें आए तो। सर वालेकुम सलाम। माइक बंद करवा लें, कुछ मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा माइक खुले। सर मेरे ख्याल से अगर आप जिसकी बात सुनना चाहते हैं उसका नाम हातिम कर दे तो मेरे ख्याल से बाकी लोग फिर बात नहीं करेंगे प्लीज। असल में मेरे सामने ना विजिबल नहीं है लिस्ट उस तरह से आपकी ना, जैसे आपके सामने विजिबल है ना, जो हैंड रेज हुए हैं सर आपको विजिबल हो रहे हैं वहाँ पे जो हैंड विजिबल। बिल्कुल आप मैंने वहाँ पहुँच गया हूँ। आप राना मोहम्मद साहब हैं, आप बात कर लें, उसके बाद जो बात करेंगे वो होंगे वो अब्दुल बारी। अब इसके बाद अब्दुल बारी साहब बात करेंगे। जी सर, राना साहब करें बात। सर मैं पहली बार ये करना चाहता हूँ सर कि अब तक हमने जितने भी ट्रेनिंग सेशन जो है ना अब तक जो है ना अटेंड किए हैं, तो उसमें और इसमें जो हमें एक डिफरेंस नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जस्ट कि आप सर जो है ना जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो बातें हैं, रियलिटी बेस्ड हैं। सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम जो है ना कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों को डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे जो है इस वाले से एक जो है वो पहला क्वेश्चन ये है या मतलब सजेशन ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह के दोस्तों ने कुछ जो है कहा कि यहाँ पे हमारे जो है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स वाले डिफरेंट है और एक ही लेवल जो है डिफरेंट है। तो सर इसमें फेवरेटिज्म भी चलता है, इसमें और भी काफ़ी बातें इस तरह आपने काली घरों की बातें भी की बीच में। तो सर अगर हम एक इस तरह का सिस्टम कर लें कि कोई एक एग्रेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करे
इसमें जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, HEC जो है वो तमाम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एट द एंड ऑफ द डिग्री एक इंटीग्रेटेड एग्जाम ले और उसमें एवेल्यूएशन हो, और जो उसको क्लियर करे एग्जाम को, तो उसी को जो है आगे जो है फाइनल डिग्री अवार्ड हो। जैसे कि हमारे यहाँ एक एग्ज़ाम इस तरह से होता है कि बाहर से जो लोग अपना MBBS करके आ जाते हैं दूसरे कंट्रीज से, उनको आके यहाँ पे जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर इस किस्म की सर कोई एक्टिविटी हो जाए तो मेरे ख्याल से उस पर कुछ मेयार तालीम बेहतर होगा। अदरवाइज तो सर हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खास तौर पर सर थोड़ा बहुत पढ़ा के उसी से एग्जाम दे के ग्रेटर CGPA की तरफ यह बच्चों को, ये सर पहली सजेशन है सर मेरी। दूसरी सर इस वाले से मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि सर के क्या HEC की तरफ से कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन है कि लाजमन को एजुकेशन को फॉलो करना है? एक जो गर्ल्स कॉलेज है क्या वो सिर्फ बच्चियों का को एडमिशन दे सकती है, या एक बॉयज़ कॉलेज है वो सिर्फ क्या बच्चों को एडमिशन दे सकता है, या एक सर? थैंक यू वेरी मच, आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो पहली बात जो है आपकी, उस पर काम हो रहा है कि तमाम ग्रेजुएट्स का एक टेस्ट लिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने काउंसिल्स बनाई हैं, और ये जो काउंसिल्स हैं इसी मकसद के लिए हैं कि तमाम एक तो आके सिस्टम को देखें, तमाम फ़र्ज़ करें केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की जहाँ जहाँ भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं आके लैब्स को देखें, स्टूडेंट को देखें, टीचर को देखें, उनको पढ़ाता हुआ देखें, और उनका एंट्री टेस्ट देखें, और एग्ज़िट टेस्ट जो HEC ले उसकी बना पर कंपेयर किया जाए। तो इस पर HEC काम कर रही है। मसला कहाँ आता है? रिसोर्सेज नहीं होते, मैन पावर नहीं होती, कर नहीं पाते। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ना तो औकात के मुताबिक सोचते हैं और ना इसको एक्सेप्ट करते हैं हम क्या हैं। हम आप भी अभी मैं बात करूँगा ना कि हम क्या हैं, तो हम ऐसी बात लाएंगे कि हम कहेंगे कि हम तो पैदा ही जो बड़े हुए थे। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारी। हम प्लानिंग ही हवाई करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होनी है? तो वहाँ भी उन्हीं तरह के का सामना है। दूसरी ये है कि सिर्फ वुमेन ऑनली यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हमारी 6th लेवल की जो एजुकेशन है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो 15वें-16वें साल की है, BS की है, उसमें को एजुकेशन है हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हमारे जो लॉज हैं उसके अंदर है। तो वहाँ हम उनको MA में रोक नहीं सकते, लेकिन ये कि वुमेन ऑनली यूनिवर्सिटीज़ में और वुमेन ऑनली जो कॉलेजेस हैं उसमें ये तखसीस मौजूद है। जनरल कॉलेज में हम उनको नहीं रोक सकते। सर आप कैंपस अलग अलग बना सकते हैं। डॉक्टर साहब जी सर वेलकम। सर मैं मुल्तान से हूँ, प्रोफेसर इरशाद हुसैन, एमरसन कॉलेज जो अब एमरसन यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सर, मैंने देखा है, मैं वहाँ गया हुआ हूँ। जी हाँ, हमारे पास से 2010 से BS शुरू हुआ और MA MSc भी हो रहा है, तकरीबन 12 प्रोग्राम BS में और 12 MSc। ठीक है, ये हर्डल्स थी, जैसे हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो उनको कवर किया माशाल्लाह। एक बहुत बड़ा कॉलेज था और सही तरीके से चला, और आज हम देखते हैं कि तकरीबन 30 से 40% स्टूडेंट जो है जो पास आउट हैं, उनमें जॉब्स पे भी हैं, जाते भी हैं, अच्छा चल रहा है। असल प्रॉब्लम जो है वो रिसोर्सेज का है। असल प्रॉब्लम रिसोर्सेज का है। यहाँ तो 150 प्रोफेसर था, यानी रिसोर्सेज थे, कुछ बिल्डिंग्स भी थी, लैब्स भी अच्छी थी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल गया। हमारे जो और मुल्तान में कॉलेजेस खड़े हैं, जैसे साइंस कॉलेज है या मिलाद हुसैन कॉलेज है, यहाँ जब 4 प्रोग्राम में शुरू किया हुआ है, ये जो दोस्त बातें कर रहे हैं, वहाँ ये हर्डल्स हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की वजह से इतनी हर्डल्स नहीं है कि पेपर ऐसे बना दें वैसे बना दें। नहीं, यूनिवर्सिटी से तो कोऑर्डिनेशन है, वो जैसे कहते हैं वो तो पहले सिलेबस मंगवाते हैं कि क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया, हम उतना ही करेंगे। ये चीज़ें हैं। असल प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है कि इस प्रोग्राम को एज ए पंजाब लेवल जो हमें क्वेश्चनिंग हो रही है कि इसको पूरे पंजाब पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, जिसमें आप बता रहे हैं कि ये जो हमारी रुकावटें हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम में, उनको कम करना चाहिए, चाहे HEC लेवल पर, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर, चाहे लेवल पर।
मेरी सजेशन ये। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात को दुरुस्त मानते हुए मैं ज़रा अपने गिरबान में आपकी इजाज़त के मुताबिक झांकना चाहूँगा कि जहां हम FA का कोर्स चला रहे थे वो चलता रहा, जहां BA पढ़ा रहे थे BA की जगह पर AD मौजूद है, वहां पर चलाने में तो कोई हर्ज नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई मजबूर नहीं कर रहा कि हम BS प्रोग्राम लाजमन शुरू करें, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं शुरू होना है, बाकी पर सिर्फ AD चलना है जो पुराना BA प्रोग्राम था। बाकी रिसोर्सेज के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और AD प्रोग्राम पे भी जस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आज तक जो है ना क्लैरिटी नहीं हो पा रही टीचर में भी और स्टूडेंट्स में भी, क्योंकि पहले उसको किसी और एग्जाम का हिस्सा कहा गया इस तरह होगा, अब जो है वो एनुअल ले रहे हैं, उसमें ये भी अभी नहीं है कि प्रैक्टिकल होना है नहीं होना, ये प्रॉब्लम है, क्लैरिटी होने हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात दुरुस्त है। बाकी मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मैं डाटा एनालिसिस का कोर्स पढ़ाता था, लैब सफिशिएंट नहीं थी। मैंने बच्चों से बात की, मैंने कहा कि ये मसला है, अगर हम लैपटॉप अरेंज कर लें तो यकीन करें तमाम क्लास ने जो कि BS की क्लास थी अपने लैपटॉप अरेंज कर लिए, 2-2 3-3 ने मिलके पहले एक लिया, फिर हम आराम से क्लासरूम में डाटा एनालिसिस का बैठ के पढ़ते थे। फिर हमें ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ कि जिसमें हमारे पास रूम नहीं था, ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, तो फिर हमने ऐसा किया, जो सेशन होता था मैं उसे रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को दे देता था। स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठ जाते थे, अपने अपने मोबाइल पर थोड़ा थोड़ा सुनते थे, साथ साथ करते जाते थे, और वी डिड इट सक्सेसफुली। कोर्सेज होने चाहिए, लेकिन अल्लाह ने इंसान को बड़ी सलाहियत दी है, वो छोटी सी चीज से भी बड़ी चीज का बेनिफिट ले सकता है। इंसान ऐसी मखलूक है जिसको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए तो भी काम नहीं करता, बहुत कम फैसिलिटेशन में तो भी काम नहीं करता, ये दरमियानी सी फैसिलिटेशन में काम करता है। बिल्कुल। मैं तो इसको आगे ले जाता हूँ कि अल्लाह के यहाँ कोई बाइद नहीं था कि हर एक को बैठे बिठाए को रिज़्क देता, और वो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं ना। लेकिन ये कि मैं 2 शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला एक हम सबको रिज़्क देता है, दूसरा सारा दिन खपा के देता है, वरना हम कुछ का कुछ कर जाएं। और देख लें जहाँ पर सहूलतें बहुत ज्यादा हैं, जरूरी नहीं वहाँ पढ़ाई भी अच्छी हो। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अल्ताफ कमर बोल रहा हूँ एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान से। इरशाद मलिक साहब ने जो बात की है कि हमारी कोऑर्डिनेशन है और सिलेबस हमसे पूछा जाता है, हो सकता है उनका डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स से उनकी कोऑर्डिनेशन हो तो बाकी डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन शायद नहीं है, और जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनके साथ भी यही मसला चल रहा है कि जब पेपर बनाया जाता है तो उस वक्त जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। दूसरी बात यह कि मेरा अपना जो प्रॉब्लम है, आई एम सफरिंग फ्रॉम कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कि हम बच्चों को नंबर जो पुट करते हैं मिड में सेशनल, तो उसको जब रिजल्ट्स आता है तो नंबर डिफरेंट होते हैं। टाइम एंड अगेन उनको कहा गया कि ये क्या है, इसका भी कोई हल नहीं निकला। बल्कि एक बड़ी 2-3 दिलचस्प बात है ये है कि एक स्टूडेंट को सेशनल ऐसे बहुत कम, क्योंकि बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की और मिड के मार्क्स भी ना होने के बराबर 1-2 दिए गए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बच्चे ने 48 मार्क्स फाइनल में लेके वो पास हुआ था। ये मुमकिन नहीं है जिस तरह का पेपर था कि 50 में से वो 48 लेके वो पास 50% लेके हो जाए। तो इस तरह के इश्यूज भी हैं। डॉक्टर सरूर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी आप लिखें या बात करें कि ये कैसे मुमकिन है कि फाइनल एग्जाम जब होता है 50% हमारी यूनिवर्सिटी में होता है तो बच्चे वहाँ पे 45-46 लेके और जो कॉलेज एफिलिएटेड है वहाँ से सिर्फ 5-6 नंबर लेके पास हो जाते हैं। तो कम से कम उनको ये रेशो तो होनी चाहिए कि उसने मिड में कितने परसेंट लिए और फाइनल में कितने परसेंट लिए। बाज़ वक़्त ये होता है कि मिड में वो मैक्सिमम मार्क्स ले जाते हैं, फाइनल में बड़े मिनिमम मार्क्स होते हैं। इस पे प्लीज कमेंट कीजिए। इसमें एक तो अगर तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुश करना है तो मैं ये कह देता हूँ कि बड़ा जुल्म हो रहा है और नहीं होना चाहिए। अगर मकसद ट्रेनिंग है तो मेरा जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक तो ये कि हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ती है, कोई आके कॉलेज में नहीं करेगा। सेकेंडली ये है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लिखें। थर्डली ये है कि चेंज द यूनिवर्सिटी। इस बात में मुझे मेरी काफ़ी तजर्बा और उम्र हो गई है। मुझे ये समझ से बालातर है कि हम एक बंदे से
तंग भी हैं और उसके साथ रह भी रहे हैं, तो या तो तंग ना हो या उसे एक्सेप्ट कर लें या छोड़ दें। तो मेरा ख्याल है कि वी शुड चेंज द यूनिवर्सिटी। पहले उनको बताना चाहिए, लिखना चाहिए वाइस चांसलर को कि हमें ये एतराज है, अगर ये हमारे एतराज ठीक ना हुए तो वी विल चेंज द यूनिवर्सिटी। BZU है, बाकी है, किसी और यूनिवर्सिटी से भी हम एफिलिएशन, अब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी एफिलिएशन की इजाजत HEC देने को है, हम उनसे भी एफिलिएट हो सकेंगे। सर मैं इसी सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो है, वाई पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन रिस्ट्रिक्ट द कॉलेज टू गेट एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब नहीं बनने वाली यूनिवर्सिटियों को पूरे पंजाब की जुरिस्डिक्शन दे दी गई है, तो फिर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन लाहौर के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनको ये क्यों रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो लाजमी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन लें? ये दोहरा मेयार क्यों है? अभी आप ये जो बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात की आपने कि जब एक कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है और वहाँ पे वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे या उनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो ऐसी यूनिवर्सिटियां पब्लिक सेक्टर में भी मौजूद हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन पूरा पंजाब है, जैसे कि सरगोदा यूनिवर्सिटी है जो गुजरात यूनिवर्सिटी है। तो हमें क्यों रोका जाता है उन यूनिवर्सिटियों के साथ एफिलिएशन लेने से? ये इसका काइंडली ज़रा जो आपकी बात कोई मैं आगे नहीं रोका। देखें, मुख्तलिफ कॉलेजेस जो है ना, मुख्तलिफ जगह पर यूनिवर्सिटियों से लाहौर के अंदर भी एफिलिएटेड हैं बाकी अदर दैन यूनिवर्सिटी से। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर कर लें। PHEC पाबंद नहीं कर सकती, जी मैं इसी सिलसिले में अर्ज करना डिग्री को वेरीफाई नहीं करती। जी मैं इसी सिलसिले में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमने BBA के लिए अप्लाई किया था। हमारी जो इंटरेस्ट थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के साथ नहीं थी, लेकिन हमारा केस वापस किया गया और हमें फिर ये कहा गया कि आप अपने केस को पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करें। तो इस हवाले से ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ जी, पर्सनल कोई उसकी वजूहात हो सकती है, जाहिर है फैक्ट्स आएंगे, लेकिन इसको आप एक्सप्लोर करें, उनको लिखें, ये मसला हल हो जाएगा। मेरे अल्लाह ने कोई ऐसा मसला पैदा नहीं किया जो हल ना हो सके। बाज़ औक़ात वो जो है वो जी मेरा डॉक्टर साहब सॉरी, इसमें ना एक लेटर हमें मिस हो गया, उसका रेफरेंस नहीं दे सकता, ये मेरे पास लेटर की कॉपी नहीं है, मैं भेज सकता हूँ। उसमें एक HED की तरफ से लेटर आया था जिसमें ये कहा गया था कि आप अपने डिवीजन की ही यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते, इसलिए हम बाउंड थे। तो अगर नई एफिलिएशन लेनी होती है तो सिर्फ डिवीजन की ही यूनिवर्सिटी में, अगर चेंज होगी पॉलिसी तो आई डोंट नो सर। इसमें एक लेटर वाले तौर पे बहुत सारा इसमें ना बहुत सारा मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। हमें PHEC ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, HED ने बार बार बुलाया कि आप एफिलिएशन सब स्टैंडर्ड दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सर हमारी 40% तो स्टैंडर्डाइज बाई अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। 40% जितनी भी एफिलिएशन हमने दी उनको 30% को पंजाब ने भी एफिलिएट किया है, डबल एफिलिएशन है उनकी, और बाकी 2-3 मेन यूनिवर्सिटियां हैं उनकी भी एफिलिएशन है, तो वो तो है स्टैंडर्डाइज, जो सर्टिफाइड बाय अदर यूनिवर्सिटीज है। बाकी जो स्टैंडर्डाइज नहीं है आप उनको जाके चेक कर लें। फिर वो टीम आई अनकर रेंडमली उन्होंने कॉलेज लिया, चेक किया, वो उससे खुश होकर गए। अगली बात मैंने इनसे कहा, ये मिनिस्टर आए हुए थे, देन मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपने या तो इनको डिवीजन में रिस्ट्रिक्ट कर दें, कोई दे ही ना, या आप पूरे जो, बल्कि एक रिसर्च स्टडी थी जिसमें हमने सजेस्ट किया था, आई वाज कंसल्टेंट इन दैट, कि आप ऐसा करें कि पूरे पंजाब के कॉलेजेस को NOC दें। पहले NOC देने के बाद वो जिसके साथ मर्जी एफिलिएट हो, आप उनको पाबंद ना करें। फिर HEC ने इसके लिए एप्लीकेशंस भी मांगी थी, लेकिन वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाए। तो आज के दिन भी एज पर माई नॉलेज कोई कदगन नहीं है। ये लेटर इशू ज़रूर हुआ था, लेकिन इस पॉलिसी की तरह कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ जगहों पर कॉलेजेस मौजूद हैं और वो पब्लिक कॉलेजेस हैं। मसलन ये जो ज़मींदारा कॉलेज है जो गुजरात वाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ एफिलिएटेड है, डिवीजन भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो उसको तो कुछ नहीं हो गया सर। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब नबील हैदर अर्ज कर रहा हूँ जी, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज रावलपिंडी से, असगर माल से। सर ये हो सकता है मेरा क्वेश्चन जो है वो इस फोरम के हवाले से तो दोस्तों को इररेलेवेंट फील हो,
लेकिन ये बहरहाल पॉलिसीज़ और हमारी ट्रेनिंग के हवाले से इसकी रेलेवेंसी ज़रूर है। और माशाल्लाह जैसे बेग साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरमगज़ आपका खिताब भी है और माशाल्लाह आवाज़ बिल्कुल ऐसे जैसे रेडियो के एंकर्स की होती है, तो बड़ी मज़ा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है जी। बहुत शुक्रिया सर। एक गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि सर देखें, आपने मॉरल मामलात की बात की, एजुकेशन की बात की और उसमें फिर स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास की बात हुई। तो सर चूँकि आपका मुख्तदर हलकों में आपकी रसाई भी है और अब आपकी बात सुनी भी जाती है, तो ज़ाहिर है इसलिए मैं इस फोरम पे इसको गुजारिश करना चाहूँगा, क्या कहीं कोई ऐसी पॉलिसी है सर, देखें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या कॉलेजेस ही और यूनिवर्सिटीज़ ही सारी या टीचर्स ही वो एक फैक्ट्री है जो सभी किस्म की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट करती है या मार्केट में दे रही है, जिसमें आपके आर्मी ऑफिसर्स भी हैं जो बन जाते हैं, पायलट्स बनते हैं, वकला बनते हैं, जजेस बनते हैं, CSP ऑफिसर्स हैं, ये सारे के सारे। तो उन सब की तो अकेडमीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी मोरालिटीज़ को एनहांस करने के लिए और उनको हर किस्म के मॉरल टर्पिट्यूड से महफूज रखने के लिए, और उनको स्किलफुल बनाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, उनकी ड्रेसिंग का बताते हैं, उनको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ से पॉलिटिक्स कमीशन में सिलेक्शन के फौरी बाद जो भी बंदा आता है वह भी थ्रो हिम इनटू द क्लासेस, उसे बताते ही नहीं है कि साइकी कैसे है, नफ्सियात कैसे है, बच्चा कैसे जाना है, और सिर्फ कंसेप्ट और उसके सब्जेक्ट की एक्सपर्टी की बेस पे शायद उसकी सिलेक्शन हो जाया करती है कि क्या वो स्किलफुल है, क्या उसे टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में कुछ इल्म है, और बाकी मामला तो उसको उस तरह से आते हैं या नहीं। लेकिन इसके ऊपर कभी भी कोई बात नहीं हुई। तो सर हमें प्रमोशन के लिए तो ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस होती है तो उसमें ट्रेनिंग के हवाले से कोई पॉलिसी है, तो होने का इम्कान है, कहीं की सजेशन है ऐसी? तो ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। ठीक, अगर आप सारे इजाजत देंगे तो मैं भी सवाल आप सबसे पूछना चाहूँगा। पहले मैं इसका जवाब दे लूँ कि पॉलिसी है अब तो शुरू से ही वो जो इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ही भेजा जाता है। दूसरा ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा सबके साथ, तो दो तरह के लोगों से, पॉलिसी बनवाने में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो मैंने जब भी पॉलिसी बनाने वालों से बात की तो उनसे कहा कि हमारा काम पिछली पॉलिसीज़ का एनालिसिस करके इसको बनाना है, काइंडली इस तक महदूद रहें। तो वो जो काम का अरसा होता है ना, जो पॉलिसी बनाने वाला, उसको छोड़ के बाकी सारी बातें करते रहते हैं। और जैसे हम हैं, हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए इकट्ठे हुए, हम बनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। तो हम इम्प्लीमेंटेशन छोड़कर बाकी सारी बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा समझा देंगे कि ऐसा क्यों होता है? थोड़ी सी मैं स्लाइड्स आगे चला दूं फिर। आपने क्वेश्चन फरमाया है उसके अकॉर्डिंग जी सर, स्लाइड प्लीज खामोशी रहेगी और स्लाइड ही आगे जाएगी सर मेरा ख्याल। स्लाइड, अच्छा सर, सर इस पे डिस्कस करते हैं बाद में, डिस्कस करते हैं। HEC एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि अनऑथोराइज्ड, ये है 17 नवंबर 2020 को, के कहते हैं कि अनऑथोराइज्ड आप BA BSc नहीं चला सकते। दूसरा उन्होंने लिखा है कि अंडर ग्रेड पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर दी गई है, ये 15 जनवरी 21 में कहा गया है। फिर ये रिबटल आया है कि एक न्यूज़ आई थी कि BA BSc बहाल हो गया है, तो HEC ने कहा है कि ये बहाल नहीं हुआ है। तो फिर ये है कि HEC ने इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना था, तो HEC का काम था कि उसने फैसिलिटेट करना था अदारों को जो वो अपनी कैपेसिटी की वजह से नहीं कर पाई। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, वो नहीं कर पाई। वो कंसल्टेशन करनी थी एक्रेडिटेशन काउंसिल से, वो नहीं कर पाई। इस मरहले पर 14 की 14 एक्रेडिटेशन काउंसिल्स कह रही हैं कि हम इस पॉलिसी को नहीं मान सकते, नहीं हम इम्प्लीमेंट कर सकते। तो ये नई और पुराने BS में फ़र्क है। फ़र्क यहाँ तो एक जैसे 19-20 का ही फ़र्क है, आखिर में फ़र्क जहाँ पर ना आएगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि डिटेल में फ़र्क कहाँ पर है। ये स्लाइड्स आपको मिल जानी है, आप इनकी डिटेल देख लीजिएगा। इन्होंने इसके क्रेडिट आर कम करके तो इसमें प्रैक्टिकल का कंपोनेंट बढ़ाया है, प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ाया है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं।
डिटेल है ये आपको मिल जाएगी। तो ये रोड मैप है, इसको थोड़ा सा देख लें कि यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट लेगी और एडमिशन टेस्ट के अंदर जो है एडमिशन क्राइटेरिया बनेगा, और एडमिशन क्राइटेरिया किसकी डिटेल आती है कि मैट्रिक के मार्क्स होंगे, एफएससी के मार्क्स होंगे और टेस्ट के मार्क्स होंगे। तो मैट्रिक के मार्क्स 15% होंगे, बाकी इंटर के मार्क्स होंगे जो है वो 25%, और बाकी जो है 60% होंगे टेस्ट के मार्क्स। उसके बाद हम उन्हें ओरिएंटेशन देंगे और ओरिएंटेशन का पैकेज एचईसी देगी। उसके बाद एकेडमिक एडवाइजर उनको मिल जाएंगे जो उनको समझाएंगे कि बच्चा आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। उसके बाद वो 3 सेमेस्टर तक जनरल कोर्सेज पढ़ेंगे, फिर वो मेजर जब जाना होगा या डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उनको समझा बुझा के मेरिट बना के वहाँ भेज दिया जाएगा। फिर डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा, यानी चौथे सेमेस्टर में जाकर वहाँ पहुँचेंगे, तीसरे में भी जा सकते हैं, कुछ लोग 5वें में भी भेज सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद डिसिप्लिनरी और दूसरे डिसिप्लिन के वो कोर्सेज पढ़ेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग लैब और इंटर्नशिप होगी, और फिर साथ ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। एडमिशन क्राइटेरिया में इंटरमीडिएट के नंबर 25% होंगे, मैट्रिक के 15% होंगे, 60 नंबर का टेस्ट होगा। टेस्ट एक ही होगा सबके लिए, और टेस्ट में कॉमन सेंस होगी जो हम में नहीं पाई जा रही। हम में जो बेसिक इंसानी जिन 4-5 चीज़ों से मिलकर इंसान बनता है वो वैल्यूज़ कम है, तो उन वैल्यूज़ पर बेस करके ये टेस्ट बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सेज हैं वैसे के वैसे ही हैं, ओल्ड बीए बीएससी और न्यू एडी का कंपैरिजन है, ये आपको मिल जाएगा, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है जो इंटरेस्ट वाली हो। ये फिर वही चीज़ें हैं। तो काउंसिल की बात है, काउंसिल एंड न्यू पॉलिसी, तो काउंसिल, ये एक काउंसिल का लेटर मैंने लगाया है जो ये कह रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बाकी काउंसिल ने भी कह दिया है कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। डी है करिकुलम, तो करिकुलम यकीनन तैयार नहीं है नई पॉलिसी के मुताबिक। टीचर जो हैं वो मतलब एक रिक्रूट करने की ज़रूरत है सब्जेक्ट बेस पर। अगर हमने बीएस चलाना है तो सारे सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है तो कैसे होगा ये। टीचर को ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत है और उन्हें कन्विंस करने की भी ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, मैंने लिखा है कि इट स्पीक्स वॉल्यूम। Please guide us about the existing and required level of infrastructure. ये आपके लिए है। Over to you, sir. जी सर, सवालात मेरे उस सवाल को निगलेक्ट कर दें आप, वो समझे मैंने पूछा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असगर सर बात कर रहा हूँ काड़ा से। क्वेश्चन मेरा ये मेरा क्वेश्चन ये इस सारी डिस्कशन में यही नजर आया कि टीचर को नंबर गेम में फंसाया जा रहा है। जैसे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो नंबर ज्यादा दे रही हैं, हम कम दे रहे हैं, तो इस मसले का हल क्या निकलेगा? दो हैं, एक तो हम सेंसेबल, आप भाई ने पहले भी बात की थी कि इंसान को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, तो उस अकेले को जुम्मेदार ठहराया गया है, हिसाब उसी का होना है। मेरी पर्सनल डेवलपमेंट का, मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, मेरी रिलीजियस डेवलपमेंट का, मेरी सोशल डेवलपमेंट का हिसाब मैंने ही देना है। ये तो है दीन की रोशनी में। अब मगरबी दुनिया में देखें तो पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर की ही जिम्मेदारी होती है। टीचर ही मिलकर अपने काउंसिल्स बनाते हैं, टीचर ही मिलकर अपने आप को डेवलप करते हैं। अब ये बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मजबूरी है। मैं एक टीचर हूं तो मैं हफ्ते में कम से कम एक कोर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाजमन हो जाता है, महीने में 4, 5, 6 भी हो जाते हैं। कभी कोई महीना खाली नहीं गुजरा जिसमें मैं कोई ऑनलाइन कोर्स ना कर रहा हूँ टीचिंग का। तो सर ये अगर टीचर चाहे तो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकता है। गवर्नमेंट यकीनन नहीं करवा रही, लेकिन रोक भी तो नहीं सकती ना। हमारी आजकल ऑनलाइन दौर है, हर तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं, हर तरह का रिटन मटेरियल अवेलेबल है, दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी फ्री है। तो हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। जब हम कॉलेज में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो सब्जेक्ट के टीचर हम बेस्ट प्रैक्टिस डिस्कस नहीं करते, हम दूसरे की बैड प्रैक्टिस डिस्कस करते हैं। तो देखें, जब हम दूसरे की बैड प्रैक्टिस डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो खुद हम बैड होना शुरू हो जाते हैं। हमें तो मुखालिफिन की भी, दुश्मनों की भी अच्छी प्रैक्टिस इसलिए लेनी चाहिए ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। तो बात करने का मतलब ये है कि मौके यकीनन नहीं है,
लेकिन रोकने की भी साथ नहीं है। हम चाहें तो डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। सर आगे जी। थैंक यू सर। ये टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है ना सर, तो इसमें टीचर को भी तो कुछ देना है ना। हमने लोगों को कह दिया जो कहना था, अपने आप को भी तो कोई टेक होम मैसेज देना है ना, इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ एंड में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी पहले भी मैंने क्वेश्चन किए थे तो उस हवाले से मैं फिलोसफी का चूँकि स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए सर कुछ कोर्सेज में सोशल साइंसेस के अंदर हमें एज अ टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी मॉरल वैल्यूज़ के लिए कुछ कोर्सेज ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। पहली बात ये बात है, और यही मॉरल वैल्यूज़ हमें अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जो हम जो इसातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, हम उस लेवल पे जाकर स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना चाहते। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप यकीन कीजिए कि आप हर साल या 6 महीने के बाद भी कोर्सेज करवाइए ऑनलाइन, ऑफ द टाइम, आप टाइम के बगैर कॉलेज टाइमिंग्स के बाद भी करवाइए। तो मेरी नज़र में रिफ्रेशर कोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह आप बहुत शुक्रिया। और एक सर बड़ी अहम बात मैं थोड़ी सी करना चाहता हूँ कि वो एक मूवी है इंडिया की, तो जो आपकी लुबे लुबाब जो मुझे आपकी डिस्कशन से नजर आया है कि वो ना उसका आखिरी मांझी द माउंटेन मैन एक इंडिया की मूवी है, उसका आखिरी फिक्रा है भगवान के भरोसे पे मत बैठिए, हो सकता है भगवान आपके भरोसे पे बैठा हो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमें थोड़ा सा टीचर्स को खुद अपने गिरेबान में झांक, थोड़ा सा ये कोर्सेज कुछ नहीं, हम रिफ्रेश नहीं करते चीजों को, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मार्क्स भी दिए हुए हैं, सब मैं पढ़ाता हूँ। यकीन कीजिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं स्टूडेंट से कहता हूँ भाई, मैं उसको इशारा करता हूँ भाई मैंने ये बात की है, इस बात को नोट करें, मुझे बाद में बताया वरना भूल जाएगी। वो नई बात होती है, हर दफा नई बात होती है। तो प्लीज मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, एक और सच चीज जो है ना कि सारी एक जैसा सिलेबस होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस का, और एक बंदा पेपर बनाए, एक ही टीचर पेपर बनाए एक साथ, और मार्किंग उस हिसाब से आप करवाएं। मार्किंग का लेवल बड़ा लो है, और यूनिवर्सिटी के टीचर खुद जो है ना अपने स्टूडेंट्स के लिए और पेपर्स बनाते हैं, मार्किंग और होती है, और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए वही वाली बात है कि स्टूडेंट बेचारे को फंसाने वाली बात। अच्छा ट्रेनिंग में मैं आपको करता हूँ बात। तो ये इस हिसाब से सर मैं ये मेरी कुछ रिक्वेस्ट हैं, ये इस हिसाब से जो है ना मेरा ख्याल है कि इसको आगे चलाना चाहिए, हमें थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहिए। आपका आई अप्रिशिएट योर थैंक यू वेरी मच। इसमें बड़ा काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं। वेलकम सर, वेलकम सर। मैं डॉक्टर सगीर अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब दी ग्रेट। इस इंतजार का फायदा ये हुआ कि जो सवाल और जो गुजारिशात मैंने पेश करनी थी, आपको सबमिट करनी थी, वो बहुत सारे और दोस्तों ने पेश कर दी आपको। थैंक यू सर। और बस आखिर में यही कह सकता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारी किताब सबसे अच्छी किताब है कुरान पाक। हमारा कानून भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम बतौर मुसलमान अपनी खूबसूरत किताब, आलीशान किताब, मुक़द्दस किताब पे अमल कम करते हैं। हम खुदा को मानते हैं लेकिन खुदा की कम मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहुत अच्छा बनाया हुआ है लेकिन उस पर अमल कम करते हैं। पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत पॉलिसीज़, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। और अब आखिरी बात, सिलेबस हमारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिस वक्त प्रैक्टिकल की बात आती है तो यकीन मानिए सर, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें अपनी जेब से, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, बेशक कोई तहकीक करवा ले, मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों के प्रैक्टिकल करवाता हूँ, हमें वो सामान नहीं मिलता। अच्छा, अब जो सबसे बुरी बात हमारे साथ जो हो रही है, ये सबसे आखिरी बात है, वो ये जो अभी दोस्त ने भी की है कि हम पढ़ाते उन्हीं जितना है, बल्कि उनसे ज़्यादा पढ़ाते हैं जो यूनिवर्सिटी के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो भी रेस्पेक्टेबल है हमारे लिए। लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर और होता है, और वही बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर, उसी सेशन के बच्चे हैं उनके लिए और होता है। ये एक डिस्पैरिटी है जिसको मैं अपार्थीड कहता होता हूँ अक्सर। तो हमारी अगर कहीं आपकी आवाज़ पहुंच सके तो कम से कम इस अपार्थीड पॉलिसी से हमें निजात दिलवा दें। आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये होगा कि आप का लेक्चर में अपनाइयत थी, बाकी सारे स्पीकर्स भी बहुत अच्छे थे, आप ऐसे लगे जैसे आप हम में से हैं ना। आपने हमारी बातें इतने प्यार से सुनी हैं, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर सरवर साहब, मैं अल्ताफ कमर बोल रहा हूँ, दरमियान में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी मुझे नजर नहीं आता, इसलिए मुझे जिस वक्त मौका मिलता है मैं बोलता हूँ। तो जब सिलेबस डिजाइन किया जाता है, मैं लिंग्विस्टिक्स के ऐसे कोर्सेज पढ़ाता हूँ जिनमें कोई की बुक नहीं है। कम से कम हर सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस दिया गया है, कोई एक की बुक ऐसी हो जिसमें 60-70% सिलेबस हो। लेकिन मेरे पास जो लिंग्विस्टिक्स के 3 कोर्सेज हैं जिनके मैं नाम भी बता सकता हूँ, इवन के 20% कोर्स भी कोई बुक कवर नहीं करती। तो कम से कम जब यूनिवर्सिटी सिलेबस बनाती है, ये भी बताया जाए कि ऐसी की बुक है जो आपका 60-70% सिलेबस भी कवर करती है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं इसका तफसील से पहले सवाल का जवाब देता हूँ। ये हमने HEC की सतह पर इस पर गौर किया, यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी सारी इस पर इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। अब वो ये कि एक हर सब्जेक्ट का एक कोर्स लीडर बना दिया जाता है। वो जब सेमेस्टर शुरू होता है तो कोर्स आउटलाइन सब्जेक्ट की तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस के उन टीचर्स के साथ ऑनलाइन डिस्कस करता है जिन्होंने वो कोर्स पढ़ाना होता है। उसके बाद वहाँ कोई गलती हो, कोई चीज़ छोड़ हो, कोई रखनी हो, तय हो जाती है। फिर वही जो है वो दोबारा मीटिंग करते हैं मिड के पास कोई 4 हफ्ते गुजरने के बाद या 8 हफ्ते गुजरने के बाद फिर वो फाइनल एग्जाम से पहले मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जब पेपर हो जाए तो दोबारा मिलते हैं। ताकि ये है कि कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा फ़र्क है। फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? मैं सर बड़ी देर जो लायजान ऑफिसर रहा हूँ कॉलेजेस के साथ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कॉलेज से प्रिंसिपल साहब आ जाते हैं, वो फिजिक्स की बात भी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर से मालकान आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि जब तक आप एकेडमिक मामलात को एडमिनिस्ट्रेटिवली हल करते रहेंगे ये कभी नहीं होगा। अपने टीचर्स को एम्पावर करें, जो आपके टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनको यूनिवर्सिटी जाने दें, वो यूनिवर्सिटी के टीचर के साथ मिलें। यकीन करें अपने स्टूडेंट के साथ ज्यादती नहीं होगी। आप स्टूडेंट को भेजें, टीचर्स को भेजें, उन बच्चों के साथ मिलें जो वहाँ पढ़ते हैं, तो उन्हें भी गिला है आप उन्हें घास नहीं डालते, आपको भी गिला है वो आपको घास नहीं डालते। तो सर एक दूसरे के पास जाएंगे तो घास डालेंगे ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं कम से कम साल में 4 दफ़ा लाजमन मेन यूनिवर्सिटी जाएं और अपने सब्जेक्ट के बंदे के साथ में रहें। और जो सर ने बात कही, किताबें नहीं हैं, किताबें होनी चाहिए, लेकिन एक कॉलेज में बैठा हुआ प्रोफेसर 4 किताबों को मिला के अगर किताब एक लिख दे, यूनिवर्सिटी को भी भेज दे, बाकी भी भेज दें, तो कितनी नेकी हो जाए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। हमें से कुछ दोस्त शायद उसको ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में हमारा एग्जाम जी सर। कोई और, उनकी आवाज खत्म हो गई है, कोई और साथी बोलना चाहे तो बोल लें। टाइम भी खत्म हो रहा है काइंडली, तो जो साथी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आवाज आई है। सॉरी सर, वो माइक ऑफ हो गया था। आपकी आवाज तो हमारे जी मेरा माइक ऑफ हो गया था सर। वेलकम। एग्जामिनेशन सिस्टम में ये फ्लॉ हैं। अगर हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लॉलेस कर लें और हमारा एग्जाम ऐसा हो कि वो रट्टा बेस पर ना हो, तो जस्ट लाइक कैम्ब्रिज की तरह एग्जाम हो, क्योंकि अभी भी जब हमारा FSC का एग्जाम हुआ तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वही जो रिपीट हुए, जो पिछले 3 साल से रिपीट हो रहे थे। ऐसा ही है सर। तो इसमें आपसे मैं अर्ज करूं, मेरा अगर आप सिंपल गूगल पर मेरे नाम से सर्च